नमस्कार दोस्तों, साहित्य कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ ग्रामीण परिवेश को भली भांति अपनी कहानियों के माध्यम से हम तक पहुँचाने के लिए सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी। कहानी का नाम है एक अकहानी का सुपात्र। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार यह सुनते सुनते कि अब कहानी नाम की कोई चीज दुनिया में ऐसे नहीं रह गई है, मुझे भी विश्वास सा हो चला था कि कहानी सचमुच मर गई। हमारा मौजूदा समाज कहानीहीन हो गया है। हठात कहीं किसी घर के किसी कोने में भी कहानी नहीं घट रही। सभी लोग अकहानीमय जीवन बिना किसी परेशानी या दुख के जिए जा रहे हैं। फलतः समाज के सभी कहानीकार बेकार हो रहे हैं, हुए जा रहे हैं। मैंने इन तथ्यों के आधार पर अकहानी की एक मोटी सी परिभाषा समझ ली थी। बेकार कथाकार बेकारी के क्षण में जो कुछ भी गढ़ता है उसे अकहानी कहते हैं। किंतु ऐसे ही दुर्दिन में हठात एक दिन मेरी छोटे लाल से मुलाकात हो गई और मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। यानी मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि कहानी के मरने की खबर गलत थी। छोटे लाल के प्रथम दर्शन और संभाषण से ही मैं आश्वस्त हो गया। हमारा समाज अभी पूर्णतः कथाहीन नहीं हो पाया है। छोटे लाल का समस्त अस्तित्व ही मुझे कहानी से ओतप्रोत प्रतीत हुआ। जी नहीं, छोटे लाल कोई कथाकार नहीं, नगर में खोया हुआ एक ग्राम में कथा पात्र है। और जब तक छोटे लाल जैसे सुपात्र जीवित रहेंगे कहानी मरकर भी जी जाया करेगी। मेरी छोटे लाल से मुलाकात अपने नगर के नुक्कड़ पर पिछले साल ठीक श्रावणी पूर्णिमा के दिन हुई थी, पान की दुकान पर। वह बार बार पान वाले का नाम ले लेकर जल्दी से 8 खिल्ली मीठा पान लपेटने को कह रहा था। एक रसना लपेटना यार। नगर के ऐसे गृह सेवकों के साधारण चरित्रों से मेरा साधारण परिचय है, अतः उन्हें पहली ही निगाह में पहचान लेता हूँ और वे भी मेरे चेहरे मोहरे और मेरी बातचीत से समझ गए कि मैं उन्हीं की कोटि का जीव हूँ। किंतु छोटे लाल को पहचानने में मैंने गलती की, यह मैं स्वीकार करता हूँ। पान वाले ने जब झुंझलाकर पहले के बाकी बकाए का तकादा किया तो वह तनिक भी अप्रतिभ नहीं हुआ। बोला, अरे यार, बाकी बकाया लेकर कोई भागा जा रहा है, पहले मोड़ना 8 मीठा पत्ती। ऐसे अवसरों पर मैं अक्सर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उस दिन बोल पड़ा। अजी, बाकी बकाया का हिसाब किताब मालिक से करना, नौकर से क्यों उलझ रहे हो बेकार। कि छोटे लाल ने चोट खाए हुए प्राणी की तरह मुझ पर प्रत्याक्रमण किया। जरा देखकर बात कीजिए साहिब, यहां कोई किसी का नौकर नहीं। पान वाले लड़के ने कहा, परमेश्वर बाबू के छोटे भाई हैं। मैंने तुरंत छोटे लाल जी से क्षमा याचना की, माफ कीजिए भाई साहब। पान की दुकान से सटी हुई एक छोटी सी चाय की दुकान है जो डबल रोटी और बिस्कुट के अलावा उबले हुए अंडे भी बेचता है। मैं अपने उन दोस्तों को जो मेरे कुत्ते से घबराते हैं अथवा जिनकी बोली सुनकर मेरा कुत्ता चिढ़कर भौंकने लगता है, अथवा जो तिमंजिले की सीढ़ियों पर चढ़ने से लाचार होते हैं,
या जिन्हें अपने फ्लैट में ले चलने से मैल आचार होता हूँ, इसी चाय की दुकान पर लाकर चाय, पान, सिगरेट से सत्कार करता हुआ उनका अबाध संभाषण सुनता रहता हूँ। छोटे लाल ने मुझे सिर से पैर तक तजबीज करते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने अपना नाम बतलाया और यह भी कि मैं 3 नंबर रोड के एक वकील साहब का क्लर्क हूँ। छोटे लाल बोला, सीधे मोहरिल कहते लाज लगती है, इसलिए क्लर्क। छोटे लाल मुझ पर आक्रमण करके प्रसन्न हुआ, फिर अपने वक्तव्य की व्याख्या करता हुआ बोला, शहर की हर बात पर ऊपरी सजावट। अब देखिए ना, यही रक्षाबंधन देहात में सलोनी पूर्णिमा के दिन। सलोनी पूर्णिमा? मैंने अस्फुट शब्दों में जिज्ञासा प्रकट की। छोटे लाल ने मुझे महामूर्ख समझकर मुझ पर तरस खाने की मुद्रा बनाई। सलोनी पूर्णिमा नहीं समझते? आज ही है सलोनी पूर्णिमा। मैंने फिर अपनी गलती के लिए छोटे लाल जी से क्षमा याचना की। ओ, श्रावणी यानी सावनी। हाँ, सावनी पूर्णिमा की रात तो सलोनी होगी ही। मुझे छोटे लाल ने अनजाने ही एक सुंदर पंक्ति दे दी, सांवली सलोनी पूर्णिमा की रात। मुंह से निकल पड़ा, वाह भाई। छोटे लाल ने अपने अधूरे वक्तव्य का सूत्र पुनः पकड़ा। सलोनी पूर्णिमा के दिन देहात में बाबन सब हाथ में रंग बिरंगी राखी की लच्छियां लेकर घर घर घूम घूम कर जजमानों को राखी बांधते हैं, जैन बंधु बलि राजा मंत्र पढ़कर। मगर शहर में राखी छौड़ी सब बांधती हैं, अपने भाइयों को नहीं साहेब, मुंह बोले भाइयों को। मैंने फिर अपनी अज्ञता प्रकट की। मुंह बोले भाई? छोटे लाल ने इस बार मुझको करुणा की दृष्टि से घूरते हुए मुझसे पूछा, भाई साहब, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो जो मुंह बोला भाई का मतलब भी नहीं समझते? समझाने की आवश्यकता नहीं हुई, मैं स्वयं ही तत्काल समझ गया। छोटे लाल ने पान वाले को पान में भरपूर मीठा मसाला डालने की ताकीद करने के बाद फिर शुरू किया, भैया की भी 2 मुंह बोली बहन सब आई हैं राखी बांधने। पान वाले कृष्णा ने टोका, तो आपके भैया की मुंह बोली बहन आपकी भी मुंह बोली बहन ही लगेगी। छोटे लाल का चेहरा तमतमा उठा। फिर, यार कृष्णा, तुम भी एकदम बेबात की बात। भैया की मुंह बोली बहनों से मेरा क्या रिश्ता, न 3 में न 13 में। तिस पर शहर की लिपस्टिक लड़कियां। जी भाई साहब, आपका चेहरा देखकर मैं बूझ गया कि आप फिर मतलब पूछना चाहते हैं। लिपस्टिक लड़की का मतलब आपको फिर कभी समझा देंगे। यार कृष्णा, लपेट ना, देखते नहीं कि एक ही घंटे में 4 बार चाह बिस्कुट और टॉफी लेमन जूस लेने के लिए इस चौबटिया पर आ चुका हूं। अब यह देखिए ना, यह लेमन जूस देहात में यह बच्चों को फुसलाने वाली मिठाई है, और यहाँ यह लड़कियों की, खासकर स्कूल कॉलेज की लड़कियों की। कहते हो जल्दी क्या है, अभी दोनों को पहुंचाने के लिए जाना होगा। एक रहती है ईर घाट तो दूसरी मीर घाट। भौजी सुबह को ही अपने मुंह बोले भाइयों को राखी बांधने गई हैं, सो अभी तक लौटी नहीं। अगर कहीं बरखा बुन्नी के मारे अटक गई तो उनको भी ढूंढकर लाने के लिए इस छोटे लाल को ही जाना होगा। और शहर में लड़कियों को पहुंचाने के लिए कहीं जाना कितना मुश्किल का काम है। यह, अरे भैया, पीछे पीछे साइकिल पर रिक्शा के साथ जाना खेल नहीं। एक दिन किसी लड़की को कहीं पहुंचा कर देखो ना। यहाँ के सभी छुरेबाज छोकरों को पहचान गया हूं। लेकिन जो कहो, रास्ता चलते वे जब लड़कियों पर ऐसे ऐसे शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं कि कभी कभी तो हमको भी हंसी आ जाती है। बरखा बुन्नी शब्द को सुनकर मन हर्षित हुआ। शायद आकाश में मंडराने वाले काले काले बादल भी प्रसन्न हुए।
नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। हम सभी चाय वाले के छज्जे के नीचे बेंचों पर जा बैठे। छोटे लाल ने ऑर्डर दिया, तो बनाओ यार एक स्पेशल चाय। छोटे लाल ने शहर के दूध और दूध वालों से लेकर गायों तक की निंदा कर लेने के बाद अपने गांव के दूध पर पड़ने वाली मलाई की तुलना भागलपुरी रेशम की रजाई से की। तब चाय वाले से नहीं रहा गया शायद। वह कुड़कर बोला, तो वैसी मोटी मलाई छोड़कर यहाँ शहर का घासी घी खाने क्यों आए? देहात में ही रहते। लगा छोटे लाल के पास चाय वाले का उधार बाकी कुछ ज्यादा ही था, पान वाले से। लेकिन छोटे लाल तनिक भी छोटा नहीं हुआ। तमक कर बोला, आया हूं क्या अपने मन से? अपने मन से 3 साल पहले एक बार गांव से भाग कर आया था, तो 3 दिन भी नहीं रहने दिया था भैया भौजी ने। अब जब छोटे लाल की जरूरत हुई है तो 5 दिन तक खुशामद करके गांव से बुला लाए हैं। इस सिलसिले में छोटे लाल ने विस्तार पूर्वक अपने प्रोफेसर भैया के शहर की एक लपिस्टिक लड़की से लटपटा जाने से लेकर रजिस्ट्री शादी तक के किस्से सुना दिए, उदारता पूर्वक। अंत में क्लाइमेक्स पर आकर गर्व से बोला, और जब से यह बंदा यानी छोटे लाल आया है, तब से दोनों प्राणी सुख चैन से सोते हैं। भैया की गैरहाजिरी में अब कोई मस्तान हमारी गली वाली खिड़की के आसपास कोई दिलफेक फिल्मी गाना गाकर देख ले जरा। पहले तो यहाँ के इन सुतना साहब बादशाहों ने मुझे देहाती बुच्चा समझकर सिगरेट के धुएं से उड़ा ही देने की कोशिश की। लेकिन जब छोटे लाल ने एक फुटफुटी बाज का गट्टा पकड़ा कस के, तो पहले तो सालों ने ठीक सिनेमा के फैट के अंदाज में बाके तिरछे कायदे दिखाए। बाद में जब छोटे लाल का पहला झापड़ पड़ा कि बाकी साले ऐसे भागे, तो कहते हो कि क्यों आए? नहीं तो आज के दिन से ही, माने सलोनी पूर्णिमा दिन से ही कृष्णा कुंभर मेले में होने वाले ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाता है। ओह, इस बार अभी क्या जो होता होगा वहां? छोटे लाल को गांव की याद में इस तरह खोते हुए देखकर मैंने उसे जगाया। आप ड्रामा में क्या करते थे? मेरा सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, इसके पहले ही छोटे लाल ने जवाब दिया। क्या नहीं करता था? पर्दा पोशाक जमा करने से लेकर रिहर्सल के लिए दरी जाजिम, पंच लैट, चाय, हलवा, भांग बूटी का इंतजाम। और ड्रामा हो चाहे कुश्ती, चाहे घुड़दौड़, बिना छोटे लाल के हो तो जाए कोई काम। यह मत समझिए कि देहात में एकदम देहाती ड्रामा करता होगा। जी नहीं, एकदम नहीं। स्टेज पर बजते फॉक्सिंग से खेला होता था। बगदाद का सौदागर तो सुल्ताना डाकू तो भगत सिंह, और खेला ऐसा कि गुलाब बाग मेला में आने वाली द ग्रेट थिएटरिकल कंपनी ऑफ इंडिया भी मात, समझे? पहली मुलाकात के बाद से ही हम मित्र हो गए। उनसे बातें करके सदा मुझे कुछ नए शब्दों और मुहावरों की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी एक ही साथ कई कहानियां, सच्ची कहानी, बनती हुई कहानी, बिगड़ती हुई कहानी, धारावाहिक कहानी। छोटे लाल समझ गया है कि उसके देहाती माल से लेकर शहरी मसाला का असल ग्राहक मैं ही हूं। कभी चाय, कभी बिस्कुट अथवा उबला हुआ अंडा पाकर वह चटपटी प्रेम कहानियां सुनाने लगता है। अरे भैया, देहात में जिसको लाट साट या लटपटा जाना कहते हैं, उसको ही शहर में लब चाहे प्रेम कहते हैं। हमारी दैया है ना, उसके जिम्मे एक से एक मोहब्बत मार का किस्सा है। इस नगर के 5 रोड के 50 फैमिली के नौकर और दाई और जमादार जमादारनी से मेरा हेल मेल है। सो रोज 3-4 प्रेम पिहानी। वह छोटकी गाड़ी में
चंडोल सफाचट बूढ़ा अभी गया ना, वह अपनी जमादारनी से इशकबाजी। अरे बूढ़ा है, दिल भी कहीं बूढ़ा होता है। उस लौंडे को देखते हैं ना, वही जो लेडीज फिंगर खरीद रहा है, अपनी अधेड़ मालकिन का खानगी नौकर है, मौज कर रहा है। मैं उसको क्या कहता हूं जानते हैं? बैसाखी खीरे का बतिया। 3 नंबर के लाल बंगले की छत पर हर रात को जिंदा सिनेमा होता है, और लब वाली शादी कहिए चाहे प्रेम विवाह, मगर है यह बालू की दीवार। अब मेरी भाभी को ही देखिए ना, भैया के जितने दोस्त आते हैं सभी लब की नजर से देखते हैं। माने एक बार एक आदमी से लब करने वाली लड़की हमेशा किसी न किसी आदमी से लब करती ही रहती है। लोग यही समझते हैं, मेरा भी यही अनुमान है। फिर किसी दिन सुनाएंगे आपको। कभी कभी वह बहुत ही उदास दिखता तो मैं टोक देता, आज कुछ उदास नजर आ रहे हो छोटे, क्यों, क्या बात है? उस दिन कृष्णा के कोचने और चिढ़ाने पर भी वह कोई जवाब नहीं देता, किंतु मेरे सवाल के जवाब में प्रायः वह कहा करता, जी करता है उड़कर चला जाऊं। कहाँ? मैं अचरज से पूछता। और कहाँ? गांव। 7-8 महीने की बैठकों में मैं, उसके भैया भौजी, गांव घर, टोला समाज के लोगों के अलावा उसके गांव के आसपास के खेत मैदान, नदी पोखरे, हाट घाट बाट से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। पूछता, क्यों, रानीगंज हाट की जलेबी खाने का जी करता है या रजौली पोखरे की मछली? उस दिन ऐसा लगा कि वह मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उदासी का कारण पूछते ही वह मुझे चाय की दुकान पर ले गया, हाथ पकड़कर। अब आप ही बतलाइए जी, मैं क्या करूं? भैया भौजी की लड़ाई अब आखिरी सीमा पर पहुंच गई है। अब तो कभी कभी मारपीट, पजड़ा पजड़ोवल भी हो जाती है। जब दोनों झगड़ने लगते हैं तो मैं रेडियो को और तेज कर देता हूँ, पानी के दोनों नलों को फुल स्पीड में खोल देता हूँ, ताकि बाहर के लोगों तक पास पड़ोस में उनके झगड़े की आवाज नहीं पहुंच सके। मगर अब लगता है बात फैल जाएगी। अब मैं क्या करूं, किसका साथ दूं? भौजी का संदेह समा गया है कि भैया किसी मुंह बोली बहन के साथ लब में लटपटा गए हैं, और भैया कहते हैं कि शहर की लड़की से शादी करके उनकी शांति समाप्त हो गई। अब मैं अगर भैया का पक्ष लेता हूं तो भौजी, और भौजी की तरफ से बोलूं तो भैया, दोनों ओर से जाता हूं, दोनों मुझसे नाराज। अजीब सांसत में मेरी जान फंसी है, बताइए ना क्या करूं? आज छोटे बहुत प्रसन्न है, उसने भैया के ग्रह कलह को शांत कर दिया है। मैंने भैया से एकांत में कहा, भाभी की गैर हाजिरी में अब अगर किसी मुंहबोली बहन को घर पर लाइएगा तो मैं भाभी को बता दूंगा। और भाभी को धमकी दी, मैके जाने का बहाना बनाकर आप इस मोहल्ले की मौसी और उस मोहल्ले की मामी के घर जाना बंद करिए भाभी, नहीं तो बिलट रिक्शा वाला को गवाही में लाकर खड़ा कर दूंगा कि आप कहां कहां जाती हैं और किस किस से मिलती हैं। अंत में सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए वह तनिक लजाया, फिर मुस्कुराया। अब आप ही बतलाइए ना मैं क्या करूं? भाभी की एक मौसी है, उसकी 6 लड़कियां, लेकिन चौथी लड़की ठीक भाभी की तरह है देखने में। भाभी उसको खूब मानती हैं, कभी कभी वह आकर 2-3 दिन रह भी जाती है। अब क्या बतावें, अपने जानते तो मैं बड़ा होशियारी से रहता आया हूं इस शहर में, मगर वह लड़की पता नहीं कैसे और कब से मुझसे लब करने लगी कि मुझसे पहले भाभी को पता चल गया। अब भाभी कहती है कि छोटे, अब क्या बताऊं कि भाभी क्या कहती हैं, एकदम सीधे शादी कर लेने को कहती हैं।
अब आप ही बतलाइए ना, मैं क्या करूं? अगर लब नहीं करने लगी होती तो मैं साफ साफ कह देता कि शहर की लिपस्टिक लड़कियां मुझे पसंद नहीं। लेकिन अब ऐसा कहने से उसका दिल टूट जाएगा ना, है कि नहीं? दोस्तों, तो ये थी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक ग्रामीण परिवेश से आए नवयुवक की कहानी, जो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे नए वातावरण में खुद को स्वेच्छा से ढाल ही लेता है। बिल्कुल हम सब की तरह, जो खुद को शादी, नौकरी, स्थानांतरण और किसी भी वजह से नए परिवेश में स्वयं को ढालने के लिए पहले तो मजबूर होते हैं और फिर वही हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट भी बन जाता है। इसी यथार्थवादी कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही खूबसूरत किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हूँ या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, लेखक या प्रस्तुति से संबंधित अपने कोई भी विचार या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।